हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैरियर डेवलपमेंट सेल फॉर सिविल इंजीनियर्स। मैं हूं आपके साथ उज्जवल दीक्षित। फ्रेंड्स, इस चैनल पे हम डिस्कस करते हैं सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, क्या क्या की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, कैसे हम बेटर अपॉर्चुनिटीज़ पा सकते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल आफ्टर कंप्लीटिंग डिप्लोमा और डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं। हम सब एक टफ टाइम से गुजर रहे हैं इस कोविड पैंडेमिक में। बहुत से लोगों ने अपनी नौकरी खोई है इस टफ पीरियड में। बहुत से लोगों की सैलरियां कटी हैं। बहुत से लोग जो जॉब का इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए टफ हो गया है अभी इस पीरियड में जॉब ढूंढ पाना। ऐसे में ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत यूजफुल साबित होने वाला है। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखें और मैं आपको अश्योर करता हूं कि पूरा वीडियो देखने के बाद आप इस पोजीशन में आएंगे, डिसीजन लेने के पोजीशन में आएंगे कि आपको जो हम ऑप्शन डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन सूट करता है। हर ऑप्शन की डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में कि कौन से ऑप्शन के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, ताकि आप डिसाइड कर पाएं कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन सुटेबल है। कोई एक ऑप्शन सबके लिए सुटेबल नहीं हो सकता। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसको किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसके पास टाइम कितना अवेलेबल है कि जॉब के लिए वो वेट करे या फिर उसको इमीडिएटली जॉब चाहिए, या फिर इस पे भी डिपेंड करता है कि वो किस लोकेशन में है, किस एरिया में है, वहाँ पे क्या एनवायरनमेंट है, किस टाइप की लाइफ वो लीड करना चाहता है आगे। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप इस पोजीशन में आ पाएंगे कि आपको कौन सा ऑप्शन सूट करता है। तो पूरा वीडियो देखें। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। व्हाट आर द कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल आफ्टर कंप्लीटिंग डिप्लोमा और डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे हमने 6 ऑप्शन आइडेंटिफाई किए हैं जो कि डिप्लोमा होल्डर या बीटेक होल्डर जो डिप्लोमा या बीटेक करने के बाद सिविल इंजीनियरिंग के अंदर अवेलेबल होता है। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हायर स्टडीज, कि आप आगे पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है प्रिपरेशन फॉर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग जॉब्स, कि आप गवर्नमेंट की जो इंजीनियरिंग वैकेंसीज आती हैं उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स स्टार्ट अ प्राइवेट जॉब विद अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ आप एक प्राइवेट नौकरी शुरू कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन है स्टार्ट अ टीचिंग जॉब इन अ प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, आइदर डिप्लोमा या डिग्री कॉलेज में आप एज अ टीचर अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। पांचवा ऑप्शन है स्टार्ट योर ओन कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बिजनेस, आप अपना ही कुछ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट कर लें। और छठा और अंतिम ऑप्शन जो हमने आइडेंटिफाई किया है कि आप ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज के लिए, जो विदेशों में भी सिविल इंजीनियरिंग का काफी स्कोप है, तो वहां पे भी आप अपॉर्चुनिटीज के लिए ट्राई कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ये सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। अभी रियल एस्टेट थोड़ा डाउन है, पर ऐसा नहीं है कि सिविल का स्कोप नहीं है। तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है कि आपने सिविल में डिग्री या डिप्लोमा करी है तो आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। बिल्कुल होपलेस होने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे अभी सिविल इंजीनियरिंग का बहुत ह्यूज स्कोप है। यहाँ पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट का भी काफी पुश है। गवर्नमेंट भी काफी फोकस कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, लाइक रेलवेज के विस्तार में, एयरपोर्ट्स नए बनाने में, हाईवेज नए नए बनाने में, और टनल्स, ब्रिज, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो एलिमेंट्स हैं उस पे गवर्नमेंट का भी काफी फोकस है। तो स्कोप की कहीं कमी नहीं है। अगर आप रियल एस्टेट में भी देखें, अभी सबको घर नहीं मिला है। काफी फ्लैट्स ऐसे हैं जो आधे अधूरे बने हुए हैं बड़े बड़े शहरों में, पर उनका काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी थोड़ा इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। यस, टाइम थोड़ा सा टफ चल रहा है, पर ऐसा नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटीज की कमी है।
तो हमें इस टाइम में अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने अंदर की स्किल्स डेवलप करना है, ताकि जब अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो हम अच्छी अपॉर्चुनिटीज को पा सकें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं इस डिटेल एनालिसिस करते हैं हर एक ऑप्शन का, कि किस ऑप्शन में आपको क्या फायदे मिलेंगे, क्या नुकसान मिलेंगे, क्या क्या उसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हायर एजुकेशन में अगर आप जाते हैं तो डिप्लोमा करने के बाद अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो आपको डिग्री करना कंपलसरी है, क्योंकि डिप्लोमा करने के बाद आप अंडर ग्रेजुएट होते हैं, और अंडर ग्रेजुएट जब तक आप डिग्री नहीं करेंगे, बीटेक नहीं करेंगे, बीई नहीं करेंगे, तब तक आप फर्दर स्टडी के लिए आगे नहीं जा सकते। तो फॉर डिप्लोमा होल्डर्स बीटेक इज कंपलसरी, आपको बीटेक करना है। अब बीटेक करना है तो इसके क्या क्या रास्ते हैं, तो मैंने 3 रास्ते आइडेंटिफाई किए हैं कि आप एक रेगुलर मोड में बीटेक कर सकते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि रेगुलर मोड में आप 3 साल में लेटरल एंट्री के थ्रू आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है डिप्लोमा करने के बाद, तो आप वहां से 3 साल में रेगुलर मोड में बीटेक कर सकते हैं। पर इस ऑप्शन का फायदा क्या है कि आपको एक रेगुलर डिग्री मिलेगा, आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे एज अ बीटेक होल्डर इंजीनियर, कहीं पे भी आपको कोई चैलेंज फेस नहीं करना पड़ेगा। इसका अगर थोड़ा सा डिसएडवांटेज कहें तो इसमें यह है कि आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि आपने 3 साल डिप्लोमा करा है, उसमें आपने खर्चा करा है। अब आपको 3 साल फर्दर स्टडी करनी पड़ेगी बिना जॉब के। आप जॉब नहीं कर सकते जब आप रेगुलर मोड में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको कॉलेज की फीस, हॉस्टल्स की फीस और पढ़ाई के जो खर्चे एडिशनल हैं वो सब चीजें आपको बियर करनी पड़ेंगी। तो ये ऑप्शन उनके लिए सुटेबल है जो अच्छे फैमिली से, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग फैमिली से आते हैं, जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट है, उनको वो ये ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। वो 3 साल डिग्री करने के बाद, 3 साल डिप्लोमा प्लस 3 साल डिग्री, 6 साल बाद वो एज अ बीटेक होल्डर इंजीनियर इंडस्ट्री में आ सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है AMIE। AMI जो ऑप्शन है वो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया AMI कोर्स कराती है, जिससे आप, ये जो कोर्स है ये सुटेबल है उनके लिए जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जो आगे पढ़ना भी चाहते हैं, जो पढ़ने में भी ठीक हैं, पर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन वैसी नहीं है कि वो अफोर्ड कर पाए कि वो 3 साल बिना जॉब के रहें, 3 साल वो फर्दर कॉलेज की फीस दें, हॉस्टल की फीस दें, पर वो पढ़ना चाहते हैं। तो उनके लिए ऑप्शन है, इसमें खर्चा काफी कम आता है। AMI के अंदर आपको घर से आप तैयारी कर सकते हैं इसकी, और एग्जाम देने होते हैं आपको टाइम टू टाइम। अगर आप इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहते हैं तो वो हम अलग से बना देंगे, पर ये ऑप्शन उसके लिए सुटेबल है जो काम करने के साथ साथ, जॉब करने के साथ साथ पढ़ाई करना चाहते हैं। और इसकी हर जगह रिकॉग्नाइजेशन है, AMI की पूरी मान्यता है डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग के बराबर। तो आपको कहीं पे भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि AMI अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आप फर्दर हायर स्टडी में जा सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप अच्छे प्राइवेट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, हर जगह आपको एलिजिबल माना जाएगा। जो तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है बीटेक BE इन सिविल इंजीनियरिंग थ्रू ओपन यूनिवर्सिटीज। ओपन यूनिवर्सिटीज से अगर आप डिग्री या डिप्लोमा, जैसे कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है और कई ओपन यूनिवर्सिटीज हैं जो इंजीनियरिंग में डिग्री कराते हैं डिस्टेंस लर्निंग मोड के थ्रू। पर ये ऑप्शन फ्रेंड्स मैं नहीं सजेस्ट करूंगा आपको, क्योंकि अगर आप डिस्टेंस से डिग्री करते हैं तो ना तो इसको गवर्नमेंट वैकेंसीज के अंदर रिकॉग्नाइज किया जाता है, ना ही इसको कोई प्राइवेट इंडस्ट्री में कंसीडर करता है। तो इस ऑप्शन का कोई ज्यादा फायदा नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है जो पहले से जेई लगे हुए हैं, उनको प्रमोशन वगैरह में अगर कहीं यूज आ सकता है ये, तो वो ये डिस्टेंस मोड से कर सकते हैं। अदरवाइज ये ऑप्शन सुटेबल नहीं है आज के टाइम में। जो तीसरा, जो फ्रेंड्स अगला, जो डिग्री होल्डर इंजीनियर्स हैं जिन्होंने बीटेक किया है, वो आगे अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शन है। तो उनके लिए फ्रेंड्स वो मास्टर्स कर सकते हैं, MTech ME कर सकते हैं, इन जिसमें भी उनको जिस स्पेशलाइजेशन में उनका इंटरेस्ट हो, जैसे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, जियोटेक में, एनवायरमेंटल में और भी कई स्पेशलाइजेशन में, जिसमें भी उनका अपना चॉइस हो, उसमें वो MTech या ME कर सकते हैं। अब गेट के थ्रू अगर MTech या ME करेंगे आप, तो आप अच्छे इंस्टीट्यूट्स के थ्रू करेंगे, IITs के थ्रू करेंगे, तो आपको अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, अच्छा कैरियर मिलेगा। प्राइवेट कॉलेजेस के से भी आप कर सकते हैं, पर उसका क्या बेनिफिट मिलेगा वो कोई
बता नहीं सकता आपको कि जैसे आप प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कर लेते हैं, एमटेक भी कर लेंगे तो उसके बाद आपको जॉब अच्छी मिल जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर अगर आप गेट के थ्रू जाते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट से करते हैं, तो आपका कैरियर बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो है कि आप एमबीए कर सकते हैं। डिग्री करने के बाद आप एमबीए भी कर सकते हैं। एमबीए में आप अगर कैट के थ्रू एडमिशन लेते हैं, आईआईएम से एमबीए करते हैं, आपके कई स्पेशलाइजेशन है, उसमें भी आप फाइनेंशियल के अंदर एमबीए कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर एमबीए कर सकते हैं, तो वहां से आपको एक अच्छा कैरियर मिल सकता है। तीसरा भी जो ऑप्शन इसमें हमने मेंशन किया है कि और भी कई पोस्ट ग्रेजुएट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट प्रोग्राम होते हैं जो आप अपने कैरियर एनहेंसमेंट के लिए कर सकते हैं, जिससे आपके अंदर मैनेजरियल स्किल आ जाता है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का और आपको अपने लाइफ में ग्रो करने का मौका मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने बात किया कि हायर स्टडी में अगर हम जाना चाहते हैं तो हमारे पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब आगे फ्रेंड्स दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि दूसरा ऑप्शन जो हमने लिया है कि प्रिपरेशन फॉर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग जॉब्स। अगर आप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग जॉब्स के लिए भी तैयारी कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री करने के बाद। ये ऑप्शन फ्रेंड्स उनके लिए सुटेबल है जो जॉब में स्टेबिलिटी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, जो लोग कंजर्वेटिव होते हैं, जो चाहते हैं कि जॉब स्टेबल हो, कैरियर स्टेबल हो, ग्रोथ भी मिले पर बहुत ज्यादा ग्रोथ के पीछे नहीं भागते हैं। उनको एक सिक्योर कैरियर के लिए अगर देखें तो आज भी गवर्नमेंट जॉब फर्स्ट चॉइस होता है। गवर्नमेंट जॉब के कहां कहां वैकेंसी आती हैं, किस किस पोजीशन पे हायरिंग चलती है, जैसे आपको जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके लिए तो जेई की वैकेंसी आती है, पर जो डिग्री होल्डर इंजीनियर्स हैं उनके वो जेई के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, एई के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए वैकेंसी आती रहती है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए भी वैकेंसी आती है। तो इन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इनमें जो एम्प्लॉयर्स होते हैं जो हायरिंग करते हैं वो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो गए, और स्टेट पीएसयूज हो गई, जो स्टेट पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जैसे पीडब्ल्यूडी है, जल निगम है, ये सब हायरिंग करते हैं अलग अलग स्टेट्स के लिए। अभी गवर्नमेंट एक रिसेंटली उन्होंने नया अनाउंसमेंट किया है कि वो जो पहले क्या था कि 20 से ज्यादा रिक्रूटिंग एजेंसीज थी, भर्ती करती थी अलग अलग, रेलवेज अपना करता था, एसएससी अलग करता था, एनएचएआई अपना करता था जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ऐसे ही एयरपोर्ट अथॉरिटी अपनी करती थी। तो ये सबको मिला के ये 2 या 3 करने जा रहे हैं, सेंट्रलाइज करने जा रहे हैं, और ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएंगे, जिससे जो एक फिल्टर जैसे टीईटी था कि टीचर एबिलिटी टेस्ट, वैसे एक कॉमन एबिलिटी टेस्ट कराएंगे पहले, जिससे फिल्टर कर लेंगे लोगों को, क्योंकि अब रस काफी हो गया है गवर्नमेंट वैकेंसी में, लोग बहुत होते हैं, वैकेंसीज लिमिटेड होती हैं। तो ये एक नया पहल है। पर जो यूनिट्स हैं, जो वैकेंसी जहां आनी है वो सीपीडब्ल्यूडी में आएगा, रेलवे में आएगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आएगा, एनएचएआई में आएगा, इन जगह पे सेंटर के अंदर आती है। डीएमआरसी, एलएमआरसी, मेट्रो में भी आपको वैकेंसीज मिल सकते हैं। स्टेट में अगर आप जाएंगे तो सेम वही है, पीडब्ल्यूडी, आरईओ है, रोड वर्क्स डिपार्टमेंट है, और जल निगम है, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज आती रहती है। तो जो एम्प्लॉयर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, अब दोनों की वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है तो। फ्रेंड्स, इसका जो फायदा हमने डिस्कस किया गवर्नमेंट जॉब का, कि इसमें एक जॉब सिक्योरिटी सबसे बड़ा फैक्टर है कि जॉब आपका सिक्योर है। एक बार आप लग गए, आपका जॉब लग गया और आप ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं, तो आपकी जॉब नहीं जाने वाली है, आप रिटायरमेंट तक अच्छे से स्टेबल होके काम कर सकते हैं। ग्रोथ भी एक स्टडी ग्रोथ मिलता रहता है धीरे धीरे, जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है, गवर्नमेंट बेनिफिट्स अपने एम्प्लॉयज को भी पास करती है। तो आप एक थोड़ा थोड़ा आपको ग्रोथ भी मिलता रहता है और आप कैरियर स्टेबल होता है, आप अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि नौकरी मेरी पक्की है। ये एक फायदा है। जो डिमेरिट तो नहीं कहूंगा मैं, पर जो इसके अगर देखें दूसरी तरफ से कि क्या इसमें कठिनाइयां हैं, तो कठिनाइयां अगर देखें तो फ्रेंड्स, ये जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, इनका जो सिलेबस है गवर्नमेंट का, वो एक मिक्सचर है। सिर्फ टेक्निकल नहीं पूछा जाएगा आपसे वहां पे, आपको टेक्निकल के साथ साथ आप एक सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी के लिए जा रहे हैं, जेई के लिए, एई के लिए, पहले तो ये है कि जो कठिनाइयां है उसमें पहला चीज तो ये है कि आपको लिमिटेड वैकेंसी है, पता नहीं है कि कब वैकेंसी आएगी, कितनी वैकेंसी आएगी, और वैकेंसी एक बार आने के बाद अगर मिस हो गई तो दोबारा कब आएगी,
ये बड़ा अनसर्टेन है गवर्नमेंट जॉब के साथ। दूसरा चीज ये है कि जो ये सिलेबस बनाते हैं वो एक कंप्लीट मिक्सचर होता है, जिसमें टेक्निकल के साथ साथ आपको रीजनिंग, मैथ, जीएस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंग्लिश, हिंदी, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो जो बंदा 4 साल 3 साल इंजीनियरिंग करने के बाद सीधा आता है गवर्नमेंट जॉब के कंपटीशन के लिए, उसको इन चीजों पे तो उसने पिछले 4 साल 3 साल में टाइम दिया नहीं है, तो उसको पता नहीं। वो जो गवर्नमेंट के लिए आएगा तो वो पहले जो टेक्निकल पे अगर आपका कमांड भी है, तो कई बार होता है कि आप पास आउट हुए, कोई बहुत अच्छी वैकेंसी आ गई और आप चूंकि आप टेक्निकल में अच्छे थे, आपने फॉर्म भी भरा, आपने अप्लाई किया, एग्जाम दिए, पर इन चीजों की वजह से जो ये अलग है टेक्निकल के अलावा रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, इनमें आपका कॉन्फिडेंस नहीं था, इनमें आपकी तैयारी नहीं थी, इसलिए आप वैकेंसी मिस कर गए। आगे अब फिर पता नहीं कब वैकेंसी आएगी। तो कई लोग होते हैं जो डिप्लोमा या डिग्री करते इसीलिए कि उनको गवर्नमेंट इंजीनियर बनना है। तो मेरी एडवाइस है ऐसे फ्रेंड्स के लिए जिन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया कि मुझे तो गवर्नमेंट जॉब ही करना है इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग करने के बाद, तो उनको मेरी एडवाइस है कि वो जब पढ़ाई कर रहे हो तभी से 1-2 घंटा रीजनिंग, जीएस और कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इंग्लिश, हिंदी के जो ऑब्जेक्टिव बुक्स आते हैं जो प्रिपरेशन के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए, उस पे अपना टाइम डिवोट करना शुरू करें, उसको स्टडी करना शुरू करें, ताकि उनको आइडिया रहे। और जब वो एग्जाम कोई आ जाता है पास आउट होने के बाद, तो आप जब एग्जाम को फेस करें तो आप अवेयर रहें कि आपसे क्या पूछा जाएगा और आपकी तैयारी हो पूरी, आप कंप्लीट कर पाए एग्जाम को। ये बड़ा बेनिफिशियल होगा जिन्होंने डिसाइड कर रखा है कि मुझे तो गवर्नमेंट जॉब में जाना है। तो आप 1-2 घंटे अपने टेक्निकल के साथ साथ इन चीजों का भी पढ़ाई के टाइम में ही पढ़ते रहें, ताकि कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो। तो इसका जो मेजर हमने फायदा नुकसान फ्रेंड्स डिस्कस किया है, फायदा तो ये है कि आपको कैरियर सिक्योरिटी मिलेगी, गारंटी मिलेगा जॉब का, एक ग्रोथ भी मिलता रहेगा। डिसएडवांटेज के तौर पे अगर देखें तो इसमें यह है कि वैकेंसीज लिमिटेड हैं, आपको कब वैकेंसी जाएंगी ये बड़ा अनसर्टेन है, कितनी वैकेंसी आएगी ये भी अनसर्टेन है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा ये भी अनसर्टेन है। और अगर आपने 4 साल 5 साल तैयारी किया और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तब जो चीज होती है कि आपके कैरियर में जो ये 5 साल का गैप हो जाता है, फिर अब जब आप प्राइवेट इंडस्ट्री में आओगे जॉब के लिए, तो आपके बाद पास आउट बंदे 3 साल 4 साल एक्सपीरियंस होके आपसे ऊपर काम कर रहे होंगे और आपको उनके अंदर काम करना पड़ेगा। ये डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना कैरियर गैप के बाद, कि आप एडजस्ट कर पाओ, क्योंकि एम्प्लॉयर हमेशा ये कंसर्न रेज करते हैं कि आप पास आउट तो उस टाइम हुए थे 5 साल पहले, 5 साल आपने क्या किया, 5 साल में आप सब कुछ भूल गए होंगे जो आपने पढ़ा है। तो 5 साल बाद ये जो गैप को एडजस्ट करना होता है इंडस्ट्री के अंदर कैरियर में, वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो लोग, मेरी सलाह है कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं पर वो ये रिस्क बियर नहीं करना चाहते कि उनके कैरियर में 3 साल 4 साल 5 साल का गैप हो जाए, तो वो फ्रेंड्स हमारे क्या कर सकते हैं कि जॉब के साथ साथ अगर पढ़ाई कर सकते हैं तो उनके लिए ये बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज अगर जॉब नहीं मिला, जो लोग इस चीज के लिए तैयार हैं कि गवर्नमेंट वैकेंसी में नहीं भी हुआ, और भी कई डिफिकल्टीज है जैसे रिजर्वेशंस हैं और भी चीजें हैं जिससे गवर्नमेंट जॉब मिलना बड़ा आज के दिन में टफ हो गया है। तो जो लोग अब ये डिसाइडेड हैं कि भैया कुछ भी हो जाए जॉब तो करनी है सरकारी ही, जो रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए ठीक है। अदरवाइज एक ऑप्शन जो हमने इसमें लिस्टेड किया है चौथा, कि आप एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ पढ़ाना भी शुरू कर सकते हैं। ये ऑप्शन उनके लिए सुटेबल है जो जॉब के साथ साथ गवर्नमेंट की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप पढ़ाएंगे कहीं पे तो आप और डीप स्टडी करते हैं, क्योंकि वहां पे लोग आपको किसी भी टॉपिक पे कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आप डीप स्टडी करेंगे और वही चीज आपको एग्जाम में बतानी है। तो जो आप कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए आपको 20 घंटे 18 घंटे पढ़ने की जरूरत है। तो आप जो 8 घंटे कॉलेज में पढ़ाते हैं, 6 घंटे, वो आपका जो है प्रिपरेशन करा रहा है टेक्निकल का, और घर आने के बाद आप अपने जो अगर कोई कोचिंग ज्वाइन करना है शाम को आप ज्वाइन कर सकते हैं और घर पे आप स्टडी कर सकते हैं। तो ऐसे में ये ऑप्शन, इसमें क्या होगा कि आप अपना जो है खर्च भी बियर कर पाएंगे। एक आप कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो आपको कुछ तो सैलरी मिलेगी, उससे आप अपने पढ़ाई का खर्चा, अपने रहने का खर्चा मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि मेरा मानना है फ्रेंड्स कि अगर आप कुछ ऐड नहीं कर सकते, किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते फैमिली को, तो उनसे कुछ लेना नहीं चाहिए। जब उन्होंने आपको एक प्रोफेशनल एजुकेशन दे दिया, आपको डिग्री डिप्लोमा करा दी, उसके बाद भी आप अब बैठ के तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, उनसे पैसे ले रहे हैं बार बार, तो क्या है कि इसमें एक
ये होता है कि आप सपोर्ट नहीं कर रहे फैमिली को, उल्टा बर्डन बन रहे। तो इससे अच्छा ऑप्शन है कि आप कुछ जॉब करें, उससे कुछ अर्निंग करें, जिससे आप अपना खर्चा मैनेज कर लें और उसके बाद आप तैयारी भी करते रहें। तो ये हमने डिस्कस किया जो एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग जॉब के प्रिपरेशन के। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, जो हमारा तीसरा ऑप्शन है और जो मोस्ट प्रेफरेबल ऑप्शन है, जो लोग प्रेफर करते हैं, स्टार्ट अ प्राइवेट जॉब विद अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। डिप्लोमा या डिग्री करने के बाद मेजोरिटी जो है वो तो इसी ऑप्शन की तरफ आती है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज जो है वो यहीं पे हैं, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज यहीं पे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लिमिटेड है, यहाँ कोई लिमिट नहीं है, यहाँ अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं। ऐसा नहीं कि एक बार आप मिस करके 2 इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आगे नहीं होगा। आपको जल्दी जल्दी चांसेस होते हैं, इंटरव्यूज मिल जाएंगे, शेड्यूल हो जाएंगे और आपको 2-4 इंटरव्यू से आप सीखते सीखते कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्राइवेट जॉब में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, फाइट यहाँ भी है, पर अपॉर्चुनिटीज अगर गवर्नमेंट के मुकाबले देखें तो ज्यादा है। और ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में अगर आप अच्छी कंपनी के साथ काम करने लगे तो आपको अच्छा सैलरी नहीं मिलेगा, अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा, अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। बल्कि कई लोग तो बाय चॉइस प्राइवेट इंडस्ट्री में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपको पैकेज मिलेगा, यहाँ जो आपको ग्रोथ मिलेगा, जो आपको प्रमोशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा और यहाँ की जो लाइफ स्टाइल आपको मिलेगी वो आप शायद गवर्नमेंट में लीड नहीं कर पाएंगे। तो कई लोग प्रेफरेबली आते हैं, वो गवर्नमेंट में भी compete कर सकते हैं, फिर भी उनका चॉइस है कि वो प्राइवेट में आए और वो प्राइवेट में आते हैं। तो फ्रेंड्स अब अगर बात करें कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या क्या अवेलेबल है, स्कोप किस किस एरिया में आप जा सकते हैं, तो फ्रेंड्स जो हमने यहाँ पे मेजर आइडेंटिफाई किया है वो 3 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं। पहला रियल एस्टेट, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर और तीसरा इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन। रियल एस्टेट को अगर ब्रॉडली डिवाइड करें फ्रेंड्स तो 2 पार्ट्स में हम कर सकते हैं। एक है रेजिडेंशियल टाउनशिप हाउसिंग प्रोजेक्ट, जो ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट होता है जिसमें कई टावर्स विलाज बनते हैं, जिसमें एक पूरी सोसाइटी बनाई जाती है, हर डेवलपर एक सोसाइटी डेवलप करता है। वो एक तो हो गया कि रेजिडेंशियल हाउसिंग। दूसरा जो ऑप्शन है वो है कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी रियल एस्टेट के अंदर आते हैं, जैसे ऑफिस बिल्डिंग्स, होटल्स, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये सब कमर्शियल के अंदर आता है। अगर आप बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो दूसरा सेक्टर हमने आइडेंटिफाई किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर स्कोप जो है वो हाईवेज, रेलवेज, मेट्रो, ब्रिज, डैम्स, एयरपोर्ट्स, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। तीसरी अगर बात करें इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन की, तो इसमें कोई फैक्ट्री बनानी है, इंडस्ट्रीज बन रही हैं, वेयर हाउसेस बनते हैं, ये सब इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन के अंदर आता है। तो ये सेक्टर्स हैं जिसमें कई पोजीशंस पे वैकेंसीज आती रहती हैं। तो फ्रेंड्स अभी जैसा मैंने पहले बताया कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके गवर्नमेंट का भी काफी पुश है, गवर्नमेंट भी काफी फोकस कर रही है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्योंकि सिविल एक ऐसा फील्ड है जिसमें कई चीजें होती हैं। जैसे सिविल का बिजनेस अगर चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस चल रहा है, तो उससे रिलेटेड जो है आपके बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स चलते रहेंगे, लेबर्स की ह्यूज डिमांड होती है। तो गवर्नमेंट का भी पुश है कि कोविड की वजह से जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है उसको अगर पटरी पे लाना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा। तो हमारे पास भी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा स्कोप है। रियल एस्टेट अभी थोड़ा डाउन चल रहा है, क्योंकि रियल एस्टेट में नए फ्लैट्स बिक नहीं रहे हैं, जो फ्लैट्स बिके हुए हैं वो आधे अधूरे रुके हुए हैं। तो इस वजह से रियल एस्टेट थोड़ा डाउन चल रहा है, बट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। गवर्नमेंट इसमें भी देख रही है कि कैसे इसको पुश करके चलाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि इन 3 सेक्टर्स को तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब इसमें आपको किन किन पोजीशंस पे जॉब मिल सकती है। जब भी कोई प्रोजेक्ट चलता है तो उसमें जो है कई तरह की एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, आर्किटेक्ट होता है, कंसल्टेंट्स होते हैं, साइट पे पूरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम होती है, कई बार पीएमसी होती है, कई बार क्लाइंट या डेवलपर के अपने स्टाफ होते हैं और कॉन्ट्रैक्टर के अलग स्टाफ होते हैं, पूरी टीम होती है। ऐसा नहीं है कि 2-4 लोग कोई प्रोजेक्ट चलाते हैं, पूरा एक सेटअप होता है। डेवलपर उनको बोलते हैं जो प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं, या जो उनको आप क्लाइंट बोल सकते हैं जो प्रोजेक्ट को बनवा रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। और दूसरा जिनको उन्होंने काम दिया है, जो काम कर रहे हैं साइड पे, वो कॉन्ट्रैक्टर साइड हो गई। तो दोनों ही साइड में, डेवलपर के साइड में भी और कॉन्ट्रैक्टर के साइड में भी, दोनों साइड में पूरी साइट ऑफिस होती है, जिसमें जीएम, पीएम, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर, इंजीनियर, साइट इंजीनियर, सुपरवाइजर, फोरमैन, ये सारे लोग काम करते हैं। 20 से 25, 30, 40 लोग की पूरी टीम होती है, डेवलपर के साइड, क्लाइंट के साइड भी और कॉन्ट्रैक्टर के साइड भी। अब आपको चूज करना है कि आपको किस पोजीशन पे काम करना है। तो जो पोजीशंस अवेलेबल हैं
वो आप सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद एज ए साइट इंजीनियर जा सकते हैं अगर आपको एग्जीक्यूशन में इंटरेस्ट है। एग्जीक्यूशन में वैकेंसी ज्यादा होती हैं क्योंकि एग्जीक्यूशन में जो लोग होते हैं उनको साइट पे काम कराना पड़ता है, और साइट पे एक साथ कई टावर्स या कई विलाज के काम चलते रहते हैं, और उसमें भी कई कई एक्टिविटी चलती रहती है, कहीं स्ट्रक्चर चल रहा है, कहीं फिनिशिंग चल रहा है, कहीं एमईपी का काम चल रहा है। तो हर चीज को देखने के लिए, हर काम को कराने के लिए, हर चीज का क्वालिटी इंश्योर करने के लिए अलग अलग टावर्स में, अलग अलग विलाज में, हर जगह स्टाफ डिपोट किया जाता है। तो एग्जीक्यूशन के अंदर वैकेंसी ज्यादा होती हैं, लोग ज्यादा होते हैं, मौके भी आपके लिए ज्यादा होते हैं। तो पहला तो ये कि आप एज ए साइट इंजीनियर एग्जीक्यूशन में चले जाएं। दूसरा ऑप्शन होता है कि अगर आपको प्लानिंग में इंटरेस्ट है, आप एज ए प्लानिंग इंजीनियर जा सकते हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट में। अगर आपको बिलिंग में इंटरेस्ट है, आप एज ए बिलिंग इंजीनियर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको क्वांटिटी सर्वेइंग में अच्छा लगता है, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में इंटरेस्ट है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट के अंदर जा सकते हैं। अगर आपको क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जाना है एज ए क्यूए क्यूसी इंजीनियर, आप जा सकते हैं। अगर आपको सर्वेइंग में इंटरेस्ट है तो आप एज ए साइट सर्वेयर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये पोजीशंस अवेलेबल होती हैं, ये सब सिविल इंजीनियर होते हैं। पढ़ाई सबने सेम करी है, डिग्री सबके पास सेम होती है, पर उनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमने शुरू में बात किया था कि हर आदमी का एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है। पर फ्रेंड्स, इन सारे पोजीशन पे किसी पे भी अगर आपको जाना है, जैसे आपको प्लानिंग इंजीनियर या बिलिंग इंजीनियर के लिए जाना है, तब भी आपको साइट का एक्सपीरियंस होना शुरू में जरूरी है। क्योंकि साइट का अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं पता कि ये काम कैसे होगा, कितने दिन में होगा, कितना इसमें मटेरियल लगेगा, कितना मैन पावर लगेगा, तो आप प्लानिंग के अंदर कैसे काम कर सकते हैं? जब आपको पता ही नहीं कि ये काम कैसे होगा, तो आप प्लानिंग कैसे करेंगे उस काम की? बिलिंग के अंदर भी सेम है। अगर आपको पता नहीं इस काम को करने में मटेरियल क्या लग रहा है, किस आइटम का क्या रेट है, कैसे इसको मेजर करेंगे, कैसे इसका क्वांटिटी निकालेंगे, तो आप बिलिंग के अंदर काम नहीं कर सकते। पर तो इसलिए आपको साइट का एक्सपीरियंस होना तो मस्ट है शुरू के दिन में। तो साइट का एक्सपीरियंस है तो आप इन सब में से धीरे धीरे, फिर क्या होता है कि 2 साल 3 साल काम करने के बाद आपको लगता है कि मुझे प्लानिंग के अंदर इंटरेस्ट है। अब इसमें प्लानिंग में अगर आपको जाना है तो की स्किल, कुछ एडिशनल की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है आपको। जैसे एमएस प्रोजेक्ट आपको आना चाहिए, अलग और भी सॉफ्टवेयर आते हैं जिसमें आपको कमांड होनी चाहिए। तो इस प्लानिंग इंजीनियर के लिए अलग की स्किल्स की जरूरत है। बिलिंग के अंदर आप जाना चाहते हैं, जैसे आपको सैप आना चाहिए, ऑटोकैड आना चाहिए। तो बिलिंग के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो वो एक अलग डिपार्टमेंट है जहां पे आपको अलग स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। साइट इंजीनियर के लिए अलग की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। सब इंजीनियर होते हैं, पर हर रोल, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कुछ एडिशनल की स्किल आपको चाहिए। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो डिप्लोमा करते हैं या डिग्री करते हैं हमारे छोटे शहरों के कॉलेजेस से, जो हमारे फ्रेंड्स करते हैं, उनको पता नहीं चलता कि पढ़ाई करने के बाद भी जो बुक का नॉलेज है और जो साइट पे प्रैक्टिकली आपको काम कराना है, वो आप बुक पढ़ के नहीं करा सकते। आपको प्रैक्टिकल सीखना पड़ेगा। आप सब लोग सीख जाते हैं साइट पे, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप धीरे धीरे ड्राइंग पढ़ना सीखेंगे, ड्राइंग से आप काम कराना सीखेंगे, फिर आप साइट को मैनेज करना सीखेंगे। धीरे धीरे चीजें लोग सीख जाते हैं एक्सपीरियंस से। पर हर चीज के लिए कुछ स्किल चाहिए। जैसे आपको बिलिंग करनी है, आपको कंप्यूटर पे आपको एक्सेल आना चाहिए, आपको सैप आना चाहिए, तो बिलिंग के लिए अलग स्किल की जरूरत है। अगर आपको प्लानिंग में जाना है तो कुछ अलग स्किल की जरूरत है, कुछ अलग सर्टिफिकेशंस भी आपको करने पड़ेंगे। तो ये हम डिटेल में चर्चा कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये छोटा टॉपिक नहीं है। इस पे पूरा हम 1 घंटे आधे घंटे बात कर सकते हैं कि क्या क्या की स्किल्स की जरूरत है किस किस पोजीशन पे जाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये तो हमने डिस्कस किया कि क्या क्या पोजीशन अवेलेबल है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि हम हाउ टू गेट द रिलेवेंट जॉब। आपको जो सुटेबल जॉब है उसके लिए आप कैसे उसके तरफ बढ़ सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं कि आपको अच्छी नौकरी मिले। तो इसके लिए जो हमने 4 ऑप्शंस आइडेंटिफाई किया है मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, कि पहला चीज तो ये है कि आप एक अपना अच्छा रिज्यूमे क्रिएट करें। रिज्यूमे ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर आपको जो भी आता है, जो भी आपके स्ट्रेंथ हैं, जो भी आपके स्किल्स हैं, वो उसमें क्लियरली मेंशन हो। क्योंकि जब कोई कंसल्टेंट या एम्प्लॉयर आपका रिज्यूमे देखता है तो उसको नहीं पता कि आपको क्या आता है या क्या नहीं आता है। उसको कुछ नहीं पता कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। वो आपका रिज्यूमे देख रहा है, और रिज्यूमे देखने के बाद उसको ये पता है कि जो आपने रिज्यूम में मेंशन किया है वो काम आपको आता है, और वो अगर आपके उसके रिक्वायरमेंट से मैच कर रहा है तभी आपको कॉल आएगा, तभी आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो रिज्यूमे जो होना चाहिए
वो क्लियरली बोलना चाहिए कि आपको क्या आता है। वो चीज जो आप किसी से मिल के बता सकते हैं वो आपका रिज्यूमे बोलना चाहिए। अब रिज्यूमे कैसे अच्छी बनाएं वो एक बड़ा टॉपिक है, उस पर भी हम बात कर सकते हैं किसी सेपरेट वीडियोस के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक अच्छा रिज्यूमे बनाएं। रिज्यूमे बनाने के बाद आप naukri.com, लिंक्डइन, इंडीड, साइन जैसे जो भी जॉब्स के प्लेटफॉर्म हैं उन पे आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करें, अपने आप को रजिस्टर करें, अपना सीवी अपलोड करें। मेरी एक सलाह है, एडवाइस है, क्योंकि आज के डेट में हम सबके पास स्मार्टफोन है, हम सबके फोन में व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे सारे एप्लीकेशंस डाउनलोड हैं और हम फ्रिक्वेंटली इनको चेक भी करते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमें नहीं करना चाहिए, चेक करना चाहिए, अच्छी चीज है, पर हमें अपने फोन में, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि naukri.com का ऐप, नौकरी का ऐप आप डाउनलोड करें, उस पे अपने प्रोफाइल को वेरीफाई करें, 100% कंप्लीट प्रोफाइल बनाएं, रिज्यूमे अपलोड करें और उसको डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे आप अपडेट करते रहें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप कंप्यूटर पे जाएंगे, गूगल खोलेंगे, naukri.com खोलेंगे, जाके चेक करेंगे आपका प्रोफाइल किसने विजिट किया, उसने आपके लिए क्या मैसेज भेजा है, कौन कौन सी वैकेंसी चल रही हैं, वो डेली बेसिस पे कई बार प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है कि आप इतना करें। तो अगर आपके फोन में वो ऐप रहेगा तो आप कभी भी दिन में 1-2 बार अपडेट करते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि आपके प्रोफाइल पे एम्प्लॉयर्स के, कंसल्टेंट्स के क्या रिएक्शन आ रहे हैं, कितने लोग आपके प्रोफाइल देख रहे हैं, कितने लोगों ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। तो जितना फ्रीक्वेंटली आप अपने प्रोफाइल को विजिट करेंगे, एम्प्लॉयर्स को ये मैसेज जाता है, कंसल्टेंट को ये मैसेज जाता है कि ये बंदा एग्रेसिवली जॉब खोज रहा है, इसको जरूरत है। क्योंकि ये बार बार किसी चीज को अगर आप देखते हो, इसका मतलब आपको इस चीज की जरूरत है। अगर आप 6 महीने से naukri.com पे नहीं गए, विजिट ही नहीं किया प्रोफाइल 2 महीने से, तो उनको लगेगा कि ये बंदे को जॉब मिल गई है, ये कहीं काम कर रहा है, इसको जॉब चेंज भी नहीं करना और ना ये जॉब खोज रहा है। तो ऐसे लोगों को कॉल आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अब कैसा प्रोफाइल बनाएं naukri.com पे, 100% वेरीफाइड कंप्लीट प्रोफाइल कैसे बनाएं, कैसा रिज्यूमे बनाएं, इसके लिए अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दे दूंगा, जिससे आपको एक गाइडेंस मिलेगी। फ्रेंड्स, जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि जिस भी सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना चाहते हैं, रियल एस्टेट में जाना चाहते हैं, और जिस एरिया में आप जाना चाहते हैं, जो लोकेशन आपको प्रेफरेबल है, कुछ लोगों के लिए को दिल्ली शूट करता है, कुछ लोगों को बेंगलुरु शूट करता है, कुछ लोगों को मुंबई शूट करता है, कुछ लोगों को लखनऊ शूट करता है। तो जिस प्रेफरेबल लोकेशन में आप काम करना चाहते हैं, आप गूगल पे जाके उस शहर में काम कर रहे लिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनीज को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल पे जाके कि कौन कौन सी कंपनी उस शहर में काम कर रही है कंस्ट्रक्शन का। उनका लिस्ट आप डाउनलोड करिए, उनके ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करिए। जब आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको एक कैरियर का ऑप्शन मिलेगा। कैरियर ऑप्शंस के अंदर जाएंगे जब आप, कैरियर ऑप्शन के अंदर आपको करंट ओपनिंग का मेन्यू मिलेगा। करंट ओपनिंग में जो वैकेंसी चल रही होती हैं उनको वो लोग मेंशन करते हैं। तो अगर कोई वैकेंसी आपसे रिलेटेड है, आपके प्रोफाइल से रिलेटेड है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो वहां एक दूसरा ऑप्शन होता है कि सबमिट अ रिज्यूमे, तो वहां पे आप अपना सीवी सबमिट कर सकते हैं। जब फ्यूचर में कोई रिलेवेंट वैकेंसी आएगी तो वो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो दूसरा ऑप्शन फ्रेंड्स ये रहा। तीसरा ऑप्शन ये है कि जो भी आपके नियरेस्ट लोकेशन के अंदर, जहां पे आप इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं, या जो लोकल में, जिसको बोलते हैं कि लोकल में जो कंस्ट्रक्शन साइट चल रही हैं, उनको आप विजिट भी कर सकते हैं। डेवलपर या क्लाइंट के प्रोजेक्ट मैनेजर या जीएम तो डायरेक्टली नए लोगों से नहीं मिलते हैं, पर जो कॉन्ट्रैक्टर का स्टाफ होता है, कॉन्ट्रैक्टर के प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, उनसे आप जाके मिल सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि आप सिविल इंजीनियर हैं, आपने पीछे कहीं काम किया तो वो बता सकते हैं, नहीं किया तो आप ये भी बता सकते हैं मैं फ्रेशर हूं। कई बार क्या होता है कि 1-2 वैकेंसी साइट पे होती हैं, पर वो ऑफिस को बताते नहीं कि 1-2 वैकेंसी के लिए क्या नई हायरिंग करेंगे। तो आप उनसे अगर मिलेंगे, आपसे वो कुछ पूछेंगे, आपने उसका जवाब दिया, अगर लगेगा उनको कि आप सुटेबल हो उनके रिक्वायरमेंट के लिए, तो कई बार वो अपने ऑफिस को इन्फॉर्म करके आपकी ज्वाइनिंग करा देते हैं। या वो किसी और का रेफरेंस भी आपको दे सकते हैं। अगर आपने उनके क्वेश्चंस का आंसर दिया, उनको कई लोग बोल देते हैं, साइट पे होता है कि यार आपके पास कोई बंदा है, अच्छा तो आप मुझे बता दो। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जब आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएंगे तो दूसरा रास्ता है कि आपको एक कॉन्टैक्ट के थ्रू इंटरव्यू देने के चांस मिल जाएंगे और आपको एक अच्छा जॉब मिल सकता है। फ्रेंड्स, इसके बाद अगर हम बात करें, जो तीसरा ऑप्शन है कि
तीसरा तो हमने डिस्कस कर लिया, विजिट अ कंस्ट्रक्शन साइट। चौथा ऑप्शन है कि आपके जो सीनियर्स हैं, जो या फिर बैचमेट्स हैं, जो अच्छे जगह पे काम कर रहे हैं, अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं, अच्छी पोजीशन पे हैं अभी, उनके टच में रहिए। अगर उनके पास भी कोई अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो वो आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। कंक्लूड इस ऑप्शन को जो हमने डिस्कस किया, हाउ स्टार्ट अ कंस्ट्रक्शन जॉब विद अ प्राइवेट कंपनी, इसमें जो मेरी आपको एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि किसी भी कंसल्टेंट को या किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी कंपनी जॉब देने के पैसे नहीं मांगती है। कोई भी कंपनी नहीं मांगती कि आपको, कंपनी को जरूरत है ना बंदे की, वो क्यों पैसा मांगेगी कि जिसको नौकरी करना है वो पैसा दे? ऐसा कहीं नहीं होता। ये जो भी आपसे पैसा मांगता है जॉब कराने के लिए, आप उसको इमीडिएटली बोल दो थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपके साथ फ्रॉड करेगा। कोई भी कंपनी पैसा नहीं मांगती एम्प्लॉय से कि आप पैसा दीजिए तब हम आपको नौकरी पे रखेंगे। तो ये मेरी स्ट्रॉन्ग आपको राय है कि आप किसी के भी झांसे में मत आइए, ये फ्रॉड करेंगे, कोई नौकरी नहीं दिलवाने वाले हैं आपको। तो आप अपने से जो हमने स्ट्रेटेजी डिस्कस किया, इस मेथड से आप ट्राई करें, तो ये ऑप्शन होगा। और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर साइड पे जॉब मिलता है शुरू में, तो सबसे बेनिफिशियल है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के पास क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, लिमिटेड स्टाफ होते हैं, क्योंकि वो अपना ओवरहेड बढ़ाना नहीं चाहते। तो वहां पे एक आदमी को कई रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है शुरू में। जैसे आप इंजीनियर हो, साइट पे हो, आपको प्लानिंग वाले से भी कंसल्ट करना पड़ेगा, बिलिंग वाले से भी करना पड़ेगा। तो आप एक कंप्लीट एक्सपीरियंस गेन करते हो अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के साथ शुरुआत के दिनों में काम करते हो। शुरू में आपको लगेगा यार ज्यादा काम करना पड़ रहा है, मेहनत ज्यादा है, पर आप पूरा एक एक्सपीरियंस लेके निकलेंगे। उसके बाद आप किसी भी फील्ड में, किसी भी पोस्ट पे ट्राई कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। तो उसको छोटा बड़ा नहीं लेना शुरुआत के दिन में कि सैलरी कम मिल रही है, मेहनत ज्यादा है। उसको पॉजिटिवली लेना है, लर्न करने की कोशिश करनी है। मैं मानता हूं डिग्री एक गेट पास है जो आपको इंटरव्यू तक पहुंचा सकती है। आगे आप कितना जा सकते हैं वो आपके एक्सपीरियंस, आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, अपना एक्सपीरियंस अच्छा गेन करिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। एक बार आप इंटरव्यू में गए तो ये मैटर करता है आपको आता क्या है, आपने किस कॉलेज से पढ़ा था, क्या करा था, वो आपके इंटरव्यू तक का क्वेश्चन है। जब आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया तो इसका मतलब अब आपने कहाँ पढ़ाई करी है डजंट मैटर, अब आपको क्या आता है ये मैटर करता है। तो आपको अपना टेक्निकल स्किल और भी जो एडिशनल स्किल्स हैं उनको अपने अंदर इंप्रूव करना है, ताकि आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल पाए। तो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया कि प्राइवेट जॉब के लिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं, कैसे हम प्राइवेट जॉब पा सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है, स्टार्ट योर ओन कंस्ट्रक्शन बिजनेस, स्टार्ट अ कंस्ट्रक्शन बिजनेस। अब कंस्ट्रक्शन बिजनेस स्टार्ट करना भी एक ऑप्शन है, पर ये ऑप्शन उनको सूट करता है जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है पीछे से, जिनको बैक सपोर्ट है फैमिली की, या कुछ लोग, कुछ फ्रेंड्स मिलके अपना पार्टनरशिप में कुछ कंपनी बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये ऑप्शन सुटेबल है। ये ऑप्शन सबके लिए सुटेबल नहीं होता है, जो बिजनेस बैकग्राउंड के लोग हैं उनके लिए ज्यादा सुटेबल होता है। तो फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या आप कर सकते हैं। तो अगर आपको एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसकी लीगल जो फॉर्मेलिटीज हैं वो आपको पूरी करनी पड़ेंगी, आपको एक कंपनी रजिस्टर्ड करके बनानी पड़ेंगी, वो तो आपका एक लीगल प्रोसेस है। अब अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ पे हैं, आप एक कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेके जिसको बोलते हैं ठेकेदारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आप डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर का काम करना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर का स्टार्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्री में जाके इंडस्ट्रियल काम करना चाहते हैं, फिनिशिंग का काम करना चाहते हैं तो उसकी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रैक्ट साइट पे अवार्ड होते हैं। स्ट्रक्चर का अलग होता है, इलेक्ट्रिकल का अलग होता है, प्लम्बिंग का अलग होता है, सिविल फिनिशिंग का अलग होता है, एमईपी का अलग होता है सारा। तो आपको कौन सा सूट करता है, किस बजट में आप कंपनी खोलना चाहते हैं। शुरू में आप छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं पे आपने एक्सटर्नल डेवलपमेंट बाउंड्री वॉल का काम ले लिया, या फिर अगर आपको शुरू में बड़ी कंपनी स्टार्ट करनी है, आपने कहीं पे अपने बिल्डर फ्लोर्स बनाने शुरू कर दिए, खुद का जमीन है आपके पास, आपने उसको डेवलप किया और फ्लोर्स बना के बेच दिए। तो कई तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दूसरा, जो अगर आप ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग, पेवर्स मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, वो एक ऑप्शन अवेलेबल है कि आप अपनी फैक्ट्री लगा के इन चीजों की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि अगर आपके एरिया में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में चल रहा है तो आप एक आरएमसी प्लांट भी स्टार्ट कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन जो हमने आइडेंटिफाई किया है कि आप बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के तौर पे, जैसे सीमेंट, स्टील, ब्रिक्स, सैंड, एग्रीगेट्स, इन चीजों की सप्लाई का आप एक अपना
स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस एज अ बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर। और पांचवा जो ऑप्शन है, अगर आपके पास एक पूरे एक्सपीरियंस लोगों की टीम है जिन्होंने शुरू से लेकर लास्ट तक कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हुए हैं, तो आप एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी भी बना सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज को काम आर्किटेक्ट के थ्रू मिलता है, क्योंकि आर्किटेक्ट्स के इशू किए गए ड्राइंग्स के अनुसार उनको साइट पे कंस्ट्रक्शन को मैनेज करना होता है। तो ये एक ऑप्शन भी आपके पास हो सकता है कि स्टार्ट अ पीएमसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी। जो लास्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, सिक्स्थ एंड लास्ट, ओवरसीज जॉब के लिए देखना। ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज के लिए फ्रेंड्स, विदेशों में भी सिविल इंजीनियरिंग का काफी स्कोप है, क्योंकि हर जगह भी डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, तो वहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। अब कैसे आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने जो दो ऑप्शंस आइडेंटिफाई किए हैं कि अप्लाई थ्रू एमईए। एमईए जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो वहां पे एक लिस्ट ऑफ अथोराइज्ड कंसल्टेंट आपको मिल जाएगा, जो कि डिफरेंट कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट कराने के लिए अथोराइज किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने। आप उनकी लिस्ट वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, उनके वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी सीवी सबमिट कर सकते हैं, आप उनसे फोन पे बात कर सकते हैं, आप उनके ऑफिस जाके भी बात कर सकते हैं। और वहां पे क्या होता है कि जब बाहर से वैकेंसी आती है तो किसी कंसल्टेंट के यहाँ पे इंडिया में, दिल्ली में, मुंबई में किसी कंसल्टेंट के यहाँ इंटरव्यू वो शेड्यूल कराते हैं। और ये जो कंसल्टेंट होते हैं जिनके यहाँ आपने सीवी सबमिट किए, अगर इनको लगेगा कि ये रिलेवेंट अपॉर्चुनिटी है तो ये आपका इंटरव्यू शेड्यूल कराएंगे, और सिलेक्शन अगर आपका हो जाता है तो फिर आगे के जो वीजा और पासपोर्ट का जो भी प्रोसेसिंग है वो आपको ये गाइड कर देंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसा हमने इंडिया के लिए डिस्कस किया कि आप सपोज आपने डिसाइड किया कि आपको दुबई के अंदर जाके सेटल होना है, दुबई में जॉब करना है, तो आप दुबई के कंस्ट्रक्शन कंपनीज को आप आइडेंटिफाई करें और उनके वेबसाइट पे जाके आप कैरियर ऑप्शन में, सेम जैसे इंडिया में है वैसे वहां भी है, आप कैरियर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाके कैरियर ऑप्शंस के अंदर अपने रिज्यूम को सबमिट करें। अगर उनको आपकी प्रोफाइल पसंद आएगी तो वो आपका टेलीफोनिक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इंटरव्यू करा सकते हैं, या किसी कंसल्टेंट के यहाँ आपका इंटरव्यू शेड्यूल करा सकते हैं, और उसके बाद आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स, जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि अगर आपका कोई नोन पर्सन है जो फॉरेन में सेटल है, अच्छा काम कर रहा है और वो आपको जॉब दिला सकता है, तो आप उनके कांटेक्ट में भी रह सकते हैं। पर ये ऑप्शन सबके लिए नहीं होता है, बाकी के दो ऑप्शन सबके लिए हैं। तीसरा ऑप्शन सबके लिए इसलिए नहीं है कि सबके जानने वाले लोग विदेश में या इंडिया में भी अच्छी कंपनी में सेटल नहीं है जो जॉब दिला पाएंगे, तो ये भी ऑप्शन है, पर ये बहुत लिमिटेड लोगों के लिए ऑप्शन है। दो ऑप्शन बाकी जो है वो ओपन ऑप्शन है सबके लिए। तो फ्रेंड्स, हमने कोशिश करा कि जो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर ऑप्शन अवेलेबल हैं आपको डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद, उनको डिस्कस किया जाए, उनके जो एडवांटेज हैं, जो डिसएडवांटेज हैं, वो आपको बताए जाएं, डिस्कस किए जाएं आपके साथ, ताकि मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा शुरू से अभी तक, हर ऑप्शन के बारे में हमने डिटेल में चर्चा करने की कोशिश की। टाइम चूंकि लिमिटेड है तो और डिटेल में हम डिस्कस पूरा कर सकते थे, पर वीडियो बहुत लंबा हो जाता। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा है, बहुत लोग देखते हैं कि ड्यूरेशन ज्यादा है तो वीडियोस देखते ही नहीं है, पर फिर भी मैंने कोशिश की है कि एक कंप्रिहेंसिव जो पूरी डिटेल है वो आपके सामने रखी जाए। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप जब पूरा वीडियो आपने देखा होगा तो आप इस पोजीशन में होंगे कि आप डिसाइड कर पाए कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन सूट करता है। और ये वीडियो उनके लिए यूजफुल होने वाला है जो मेरे फ्रेंड्स अभी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है, उनको एक डायरेक्शन जरूर मिलेगा। और यहाँ पे जो भी चीजें मैंने बोली हैं मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे है, जो मैंने सीखा है वही है, अलग से कुछ नहीं है कि मैंने आपको ये नहीं बोला कि आप ये जाके पढ़ाई कर लीजिए, ये जाके आप सेमिनार अटेंड कर लीजिए। इसमें जो भी चीजें बोली गई हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पे बोली गई हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे आपको डिटेल वीडियोस की जरूरत है, डिटेल जानकारी की जरूरत है, और आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं उसके ऊपर एक अच्छी वीडियो बना के आपकी हेल्प करूंगा। और फीडबैक अपना जरूर दें, क्योंकि जब आप फीडबैक देंगे तो मुझे पता चलेगा कि कौन सा आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, आपको क्या कमियां नजर आई हैं, आपको क्या अच्छाइयां नजर आई हैं। तो अपना फीडबैक जरूर दें जिससे हम अपनी क्वालिटी को आगे इंप्रूव कर सकें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो भी यूजफुल वीडियो हम आगे बनाएं वो आपको सबसे पहले मिले और आपसे मिस ना हो। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, इसको शेयर जरूर करें। जो आपके फ्रेंड सर्किल में जो लोग जॉब खोज रहे हैं उनके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, तो आप उनका भी हेल्प कर सकते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करने के साथ साथ।
पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच।